नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता राकेश शर्मा से। राकेश शर्मा का जन्म लखनऊ में हुआ। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के साथ ही रंगमंच में भी नाटकों में अभिनय करना शुरू कर दिया था। फिर मुंबई का रुख किया और टीवी सीरियल आयुष्मान, ना आना इस देश लाडो, साम दाम दंड भेद समेत कई सीरियल में अभिनय किया। तो वहीं क्राइम शो सावधान इंडिया और सीआईडी के कई एपिसोड में भी अदाकारी की है। टीवी सीरियल के साथ राकेश शर्मा ने फिल्म अजीब दास्तां है, भावेश जोशी, सुपर हीरो, गली बॉय में भी अहम भूमिका निभाई है। तो वेब सीरीज सीरियस मैन में भी एक्टिंग की है। राकेश शर्मा ने कई फिल्म और टीवी सीरियल्स में काम किया है, लेकिन फिल्म केसरी में इनके निभाए गए भोला सिंह के किरदार से इनको एक अलग पहचान मिली है। भोला सिंह के किरदार में राकेश शर्मा ने दमदार अदाकारी की है। तो वहीं टाटा मैजिक और आइडिया समेत कई विज्ञापन फिल्मों में भी एक्टिंग की है। आइडिया के विज्ञापन फिल्म में राकेश शर्मा ने अभिषेक बच्चन के साथ अभिनय किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो आज हमारे गेस्ट हैं वो है राकेश शर्मा। और ये वो फिल्म है केसरी फिल्म जिसमें वो नीचे बैठे हुए राकेश शर्मा। इस फिल्म से इनको एक अलग पहचान मिली। इस फिल्म में इन्होंने अक्षय कुमार के साथ एक दमदार अदाकारी की। बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर था इसमें उनका। शांत स्वभाव के थे, ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे। इसको लेकर फिल्म में इनके इस कैरेक्टर को हाईलाइट किया गया। कई लोग इनका मजाक भी उड़ाते थे इनके कैरेक्टर को। लेकिन फिर एक सीन आता है जब जहां पर ये हंसते हैं, उसके बाद फिर जो इनका कैरेक्टर और निखर के सामने आया है। बड़ी बेहतरीन अंदाज में इनका कैरेक्टर फिल्म केसरी में निखर के सामने आया है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता राकेश शर्मा। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्कार। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। जी राकेश जी, आप बहुत ही कूल दिख रहे हैं। आप बड़े कूल, आपका अंदाज अभी दिख रहा है आपका। आप जो आपने गॉगल्स लगाया है आपने, वो बड़ा अच्छा लग रहा है आपके ऊपर। बड़ा ही प्लेन है लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्योंकि जो हम आपका किरदार देख रहे हैं उस किरदार में आप वो डिफरेंट किस्म के हैं, चाहे वो भोला सिंह के किरदार में, और अभी आप बहुत ही डिफरेंट किरदार में। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी किसी डिफरेंट किरदार में देख रहा हूँ आपको मैं। तो ये जरूर हम जानना चाहेंगे कि शुरुआत आपकी कैसे हुई। जैसा मुझे पता चला कि जब आप 5-6 साल की उम्र में थे तभी आपने लोगों को कहना शुरू कर दिया था कि आप एक्टर बनना चाहते हैं। तो इतनी छोटी उम्र में कैसे आपको लगा कि मुझे एक्टिंग की फील्ड में जाना है? क्या क्या आप कोई कार्टून किसी कैरेक्टर से इंस्पायर्ड थे, या फिल्म में या टीवी सीरियल में किसी से आप इंस्पायर्ड थे? क्योंकि इतनी छोटी उम्र में तो अक्सर हमें कलाकार कौन होते हैं ये भी हमें ध्यान नहीं रहता। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि शुरुआत बचपन से ही है। और किसी भी एक्टर की शुरुआत एक्चुअली बचपन से ही हो जाती है। वो होता ही है एक्टर। मतलब मेरा इसमें विश्वास है कि बॉर्न एक्टर ही होता है। तो मुझसे बचपन में किसी ने पूछा कि क्या बनना चाहते हो, तो मैंने जोतली जबान में बोला था, मैं बड़ा होके एक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा, इसके पीछे हम वजह जानना चाहेंगे। अगर आपको कुछ यादें अगर आपके जहन में अभी भी हो तो हम जानना चाहेंगे आखिर कैसे, क्यों, मतलब क्या आपने टीवी में किसी को देखा था या आपने कहाँ किस देखा था? क्योंकि इतनी उम्र, कम उम्र में तो मुझे लगता है बच्चों को ये भी नहीं पता रहता है कि एक्टिंग क्या होती है और एक्टर क्या होता है। बिल्कुल, वो उसके पीछे कोई रीजन नहीं था, बस यूं ही बोल दिया। कहीं हाँ। सुन लिया होगा एक्टर, ये कौन है, राजेश खन्ना, ये बच्चन साहब, ये धर्मपा जी, ये अच्छा। लोग गाते हैं। इनको टीवी में देखते थे, उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चला करता था, तो उसमें देखा करते थे तो बड़ा रोमांचित होते थे उनको देख करके कि लोग फाइट करते हैं। तो ये कौन है? जी। ये एक्टर है। अच्छा एक्टर है तो मैं भी एक्टर बनूंगा। तो कुछ वैसा था। तो मतलब आपको फाइट करना बड़ा पसंद था शुरुआत में आपको। तो जब आप फाइट करना, गाने गाना, एक्टिंग करना, यही सब मतलब उनको देख करके मिमिक करते थे उनको। हाँ। धर्मपा जी को, माँ कसम बदला, अब ये वो बचपन की चीजें हैं। नहीं, बहुत खूब, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, हाँ, जब जब बच्चे एक्टिंग की छोटे शुरुआत रहते हैं तो actually- कोई मेहमान आते हैं घर में तो माँ बाप जरूर बोलते हैं बच्चों को, बेटा जरा कुछ डांस करके दिखाओ, बेटा कुछ नाच के दिखाओ। तो अक्सर जो बच्चे थोड़े से वो परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद आप तो बिल्कुल खुद ही, अंकल जी मैं आपको ये करके दिखाऊं क्या? हाँ, कुछ ऐसे ही होता था। वो मतलब शुरू हो जाता था। रेडियो में कोई गाना आया तो हम शुरू हो जाया करते थे। हाँ मतलब बिल्कुल। क्या है कि लेकिन वो जो बचपन का आपका सपना था, आपने उसको बड़े होकर भी आपने उसको साकार किया और आप
आज एक बहुत ही एक अच्छे एक्टर हैं और अपनी एक आपने एक पहचान बनाई है, सबसे खास बात ये है। अच्छा, उसके बाद फिर जब आप कॉलेज में थे तो आपने रंगमंच पे आपने शुरुआत किया, क्योंकि एक जो एक्टर होता है, ठीक है, हमने बचपन में तो बोल दिया, हमने स्कूल में किया है, काम किया, लेकिन जब एक प्रोफेशनल एक्टर बनना होता है तो हमें एक प्रॉपर एक ट्रेनिंग के साथ गुजरना पड़ता है, या फिर हम कहीं एक्टिंग क्लास में हम शुरू करें, या फिर हम करते करते अक्सर लोग सीखते हैं। लेकिन अगर जो एक रंगमंच ऐसा है कि हम वहां पर एक्टिंग भी करते हैं और सीखते भी हैं, तो शुरुआत आपकी रंगमंच की कैसी रही? शुरुआत यूँ है कि एक तो मेरे घर में माहौल था, हम्म। एक्टिंग का नहीं था मगर एक म्यूजिकल माहौल रहा। जी। मेरी मम्मी की गाती थी, अब तो इस दुनिया में नहीं रही। पिताजी मेरे बहुत अच्छा हारमोनियम बजाते हैं और गाते हैं, तो घर में कुछ एक साज रखे हुए थे, तो मैंने तबला बजाना शुरू किया, तो मैं तबला भी बजाता था। तो एक गाने बजाने का माहौल घर में रहा। तो फिर मैं कहीं गा रहा था कुछ बचपन में स्कूल में, तो किसी ने बोला थिएटर करोगे, तो मैंने थिएटर वगैरह करना शुरू कर दिया था। ऐसा रहा। तो कोई विधिवत शिक्षा तो मैंने कहीं से नहीं ली, मगर मैंने लोगों के साथ बहुत काम किया है। तो लोग विधिवत शिक्षा लिए हुए हैं, जैसे रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट लंदन से, या NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली, या भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ में। इन लोगों के साथ मैंने, इनके टीचर्स के साथ मैंने बहुत सारे काम किए हुए हैं। तो यही मतलब ऑन जॉब मेरी ट्रेनिंग रही है हमेशा। जी। जी। अच्छा, फिर आप लखनऊ से थे, आपने कॉलेज के साथ आपने थिएटर किया, फिर मुंबई कैसा आना हुआ? क्या पहले से आपने डिसाइड कर लिए थे कि मुझे कॉलेज कंप्लीट करके फिर मुंबई जाना है मुझे, या फिर कुछ इत्तेफाक हुआ आपका मुंबई आना? नहीं सर, इत्तेफाक बिल्कुल नहीं था। मैं बचपन से चाहता था, मुझे मुंबई बहुत अट्रैक्ट करती थी, और यही वजह है कि मैंने बहुत ज्यादा सोचा नहीं, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जितना काम कर सकता था थिएटर में मैंने किया, और अभी भी मौका मिलता है तो मैं थिएटर करता हूँ। मैं मुंबई आ गया। तो मुंबई जब आप आए तो जी, लखनऊ से आप मुंबई गए होंगे, पूरे देश के कोने कोने से वहां पर लोग आते हैं, ऐसा कहा जाता है कि लाखों लोग मुंबई जाते हैं, लाखों लोग मुंबई से वापस भी आते हैं। तो जब आप मुंबई गए तो फिर कैसा था, पहला दिन कैसा था, कैसे स्वागत हुआ मुंबई की तरफ से आपका? अगर मैं मुंबई की तरफ से और आपके नजरिए से देखूं तो दोनों की मुलाकात कैसी थी, मुंबई की और राकेश शर्मा की मुलाकात कैसी थी? वैसे मुझे बहुत डर लगा शुरुआत में ना, मुंबई की भीड़ भाड़ देख करके, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख करके बड़ा डर रहा था। काफी दिनों तक मैं निकला ही नहीं। अच्छा। दोस्त के साथ था, दोस्त मुझे कंफर्ट जोन में लेके आया, बोला कि चलो घुमाता हूँ। तो बोरीवली से उसने मुझे बोला टिकट बनवा लो, चर्च गेट तक का एक पास बनवा लो, और रोज यहाँ बैठो और देखो, ऑब्जर्व करो। बोरीवली, गोरेगांव, जोगेश्वरी, अंधेरी से होते हुए चर्च गेट तक मैं हफ्ते में 2-3 बार चक्कर मारता था, जी, जस्ट टू एक्सप्लोर द सिटी। और आपकी जो थोड़ी सी एक कहते ना कि थोड़ा कंफर्ट, जो आप जिस जोन में जाना चाहते थे, तो मुझे लगता है आपके दोस्त समझ गए होंगे कि ये बाहर नहीं निकल रहा है और एक्सप्लोर नहीं कर रहा है, शायद इसलिए थोड़ा सा ये सहमा हुआ भी है। तो जितना मुंबई घूमेगा उतना ज्यादा मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बहुत सिखाया जी, एक्टिंग के अलावा। तो उनमें से अच्छा, मैं सॉरी आपको बीच में कट कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर, आपने कहा जब आप शुरुआत में पहले दिन आए तो आप बहुत थोड़े डरे सहमे थे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इतने सारे लोग देखकर। तो जब आप फिर पहली बार लोकल में बैठे होंगे आप, तो उस वक्त आप और थोड़े से डरे सहमे होंगे, क्योंकि लोकल में चढ़ना उतरना आसान नहीं होता। वो भाई साहब, वो सीखते सीखते ही आता है। वो एक दौर था कि मतलब मैं इतना डर रहा था जी, तो मैं खड़ा, मेरे दोस्त ने मुझे बोला तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें लोकल ट्रेन में चढ़ना है ना, तो तुम खड़े हो जाओ भीड़ में। इधर भी आदमी, वो भीड़ का जो रेला आएगा वो तुम्हें ले जाएगा अंदर। जी। तो फिर कहाँ उतरना है, कैसे उतरना है, ये भी सीखा। जैसे कि आप अगर चर्च गेट से आ रहे हैं, वो विरार की गाड़ी में बैठ गए और आपको उतरना है बोरीवली जी, तो आपकी खैर नहीं, वो आपको उतरने नहीं देंगे जो विरार में रहते हैं। तो ये सब पुराने वाकये हैं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि अगर किसी स्टेशन में उतरना है तो एक स्टेशन पहले से खड़े हो जाओ अपनी सीट से, और 2-3 स्टेशन पहले से खड़े हो जाना पड़ता है। अच्छा, ये आपने और अच्छी बात कही आपने कि 2-3 स्टेशन पहले से खड़े हो, खासकर पीक पॉइंट में तो और बड़ा मुश्किल होता है। जी हाँ जी। पीक आवर्स में तो मतलब इट इज हार्ड नेट टू क्रैक टू गेट इनसाइड। बिल्कुल। वेरी टफ। जी।
अच्छा, उसके बाद फिर जब मुंबई में था तो मुंबई में फिर ये तो आपकी रही व्यक्तिगत बात की किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा, लेकिन फिर अब जब जिसके लिए आप मुंबई गए थे, आप एक्टिंग के लिए मुंबई गए थे आप, फिर वो पहला जो ब्रेक था आपका मुंबई में वो कैसे मिला आपको और क्या कुछ इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ा आपको? पहला ब्रेक तो मुझे फटाफट मिल गया। हम्म। मतलब मैंने कुछ फोटोग्राफ्स खिंचाई हुई थी, कुछ ऐसे करके अच्छा। हाँ, कुछ गुस्से में, कुछ हंसते हाँ। हुए ऐसे। तो फोटोग्राफ से मुझे कुछ काम मिल गया, कहीं कुछ लग गया। पहला हाँ। काम तो मुझे विद इन अ वीक मिल गया। क्या था वो पहला काम आपका? वो फिल्म आन थी, हाँ, जी। मैन एट वर्क, अक्षय कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, जी। सुनील शेट्टी और परेश रावल साहब, ये सब लोग थे उसमें। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार मुंबई ने तो बहुत अच्छा स्वागत कर दिया। हाँ। और पेमेंट वगैरह, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता उतना पेमेंट, एक दिन का पेमेंट करा। जी। और आते ही मुंबई में ऐसा हो गया। अच्छा, कितने दिन का समय ये तो बताइए, जब आप मुंबई आए और कितने दिन के बाद फिर आपको ये पहला काम मिल गया था? सर मुझे तो 3-4 दिन तो बड़ा डर लगा हाँ। मुंबई में। तो मैं शूटिंग पे जाता था तो अपने दोस्त मुझे छोड़ने जाता था, दोस्त मुझे लेने आता था। हाँ। और मैं बहुत डरा हुआ था शुरुआत। फिर ये हुआ कि धीरे धीरे खुला मैं, हम्म। ये जब फिल्म मिली मुझे। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि कितने दिन के बाद आपकी पहली फिल्म मिल गई थी? हफ्ते 10 दिन में लगभग। ओके, मतलब एक जो हफ्ते 10 दिन डरा में सहमा हुआ राकेश शर्मा जो मुंबई हाँ, में बाहर निकलने से भी डर रहा था, उसको हाँ, 10-15 दिन में उसकी एक पहला काम मिल गया, उसको पहली फिल्म मिल गई। हाँ जी। बहुत ही कम वक्त में मुझे जी। यहाँ पे पहली फिल्म मिल गई। और मैं फिल्म के सेट पे पहुंचा तो मैं डरा हुआ, अच्छा, मुंबई से डरा हुआ। आप शुरू से डरे हुए थे आप? और आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब वहां मेरा शॉट होना है और मैं डरा हुआ। मगर वो अपनी ट्रेनिंग इस तरीके की रही, इस तरीके का काम हम लोगों ने किया था, उसका फायदा मुझे ये रहा कि जब कॉस्ट्यूम पहन ली, सब कुछ स्क्रिप्ट पढ़ ली, जो भी लाइंस वगैरह मुझे मिली थी, जैसे ही एक्शन बोला हाँ। और मैं शुरू हो गया, सारा डर निकल गया। और मतलब एक्शन और कट के बीच में जो था, उस बीच के टाइम में मैं बिल्कुल डरा हुआ नहीं। मैं अपना काम जो मुझे करना था कैरेक्टर में रह करके, वो मैंने बखूबी बहुत किया। बढ़िया। अच्छा, वो पहला कैरेक्टर क्या था आपका जो पहली भाई फिल्म में साहब, आपको मिला था? पहला कैरेक्टर मेरा था वो कुछ हेंचमैन टाइप का था। वो पीछे मैं खड़ा होता हूँ, इनके एक एक्टर हैं इरफान के, वो इरफान साहब के छोटे भाई बने, जी। मॉडलिंग करते, सॉरी। कोई बात तो नहीं। हाँ। उसके साथ, उनके साथ में मेरा कुछ था। मगर मेरा काम देखकर मधुर भंडारकर साहब ने मुझे कुछ एक सीन दे दिया, तो वो सीन अभी भी फिल्म में है। क्या बात है। तो वो ये आपको रहा। कुछ संवाद याद है आपको उसके जो पहली फिल्म के थे? वो कुछ ऐसा था कि हम लोग बैठे हुए हैं माहिम, माहिम रेलवे लाइन के पास में कोई ढाबा टाइप का, वहां पे हम लोग कुछ प्लान बना रहे हैं। जी। और फिर मैं कहता हूँ छोड़ो ना भाई, आपने ब्लू वर्ल्ड बार में एकदम राप्तिक माल आएगा, चलते हैं ना भाई। कुछ एक छोटी सी लाइन थी, वो हमने बोली, मुझे अभी याद है। जी। अच्छा, उसके बाद फिर जो आपका सफर एक के बाद एक बढ़ता गया, आपने टीवी सीरियल भी किया आपने, लेकिन जो सबसे जो खास एक पहचान मिली है वो आपको मिली है फिल्म केसरी से। फिल्म केसरी में आपने जो भोला सिंह का जो किरदार निभाया है, बड़ा ही दमदार किरदार है, क्योंकि मैंने भी ये फिल्म देखी है थिएटर में, मुझे बड़ी पसंद आई। और आपका जो चेहरा, आपका जो कैरेक्टर है वो मेरे जहन में है वो, और हमारे दर्शक भी फोटो के माध्यम से आपको कैरेक्टर जरूर देख रहे हैं। तो कैसे ये जो कैरेक्टर था आपको मिला, क्योंकि आप सरदार नहीं है, आप राकेश शर्मा हैं, आप पंजाबी नहीं हैं, आप फिर कैसे ये कैरेक्टर को मिला और आप उस कैरेक्टर में ऐसे रम गए कि मुझे नहीं लगता शायद कोई ये कह दे कि आप रियल में सरदार नहीं है, वो फोटो देखने के बाद, वो कैरेक्टर देखने के बाद। ये तो मतलब हमारे मेकअप मैन और हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे कास्टिंग डायरेक्टर साहब, इन सबका एक विजन रहा होगा। पता नहीं उन्होंने मुझे किस एंगल से देखा कि मुझमें उन्होंने सरदार पाया जी। वो भी खाली सरदार। तो बहरहाल मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि उन्होंने मुझे भेजा एक ऑडिशन लंबा चौड़ा। हाँ। और बोला ये भेज दो। मैंने कहा क्या कैरेक्टर है? उन्होंने बोला सरदार। तो उन्होंने मुझे पूरी कहानी बताई, सारा गली में ऐसा ऐसा हुआ था, तो ये वो कैरेक्टर है भोला सिंह का कैरेक्टर, सरदार सिपाही भोला सिंह। तो साहब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, वो मुझे आ गया मजा, और दिमाग में ये चल रहा था मैं किसी एंगल से नहीं लगता सरदार, मुझे क्यों ये ले रहे हैं ऐसे।
तो बहरहाल जब लाइंस पढ़ी तो मैंने कहा सर अब तो मैं करूंगा इसको और मुझे थोड़ा दीजिए बात। हाँ। तो मैंने तब लाइंस वगैरह याद करके और मैं शुरू हो गया और लगभग 1.5 दिन काम किया मैंने उस लाइन पे और उनको ऑडिशन बना के भेजा। जी। तो दूसरे दिन मैं डायरेक्टर साहब के साथ टेबल पे बैठा हुआ था। क्या बात है, मतलब बीच का जो आपने शॉर्ट में कहा, मैं दर्शकों को बता दूं कि आप फाइनल हो गए थे, फिर आप डायरेक्टर के साथ बैठकर अपने सीनों सारे डेट की चीजें आप डिस्कस कर रहे थे आप। जी 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 जी। अच्छा, वो जो संवाद था जो आपने तैयार किया था 1.5 दिन में, अगर आपको याद होगा तो हमारे दर्शक भी जरूर सुनना चाहेंगे। अब ऐसा मतलब पूरा तो याद नहीं है, कुछ भी एक दो लाइन जो भी आपको याद हो, या फिर आपकी केसरी फिल्म की कोई लाइन अगर आपको याद हो हाँ तो हाँ वो भी जरूर सुनना मैं चाहेंगे। आपको बताता हूँ। आज भी भूला नहीं हूं मैं, सब याद है। मेरे बाप को मंदिर जाना था और मुझे खाना था प्रसाद। पिंड के लोगों ने हमें लाठियां मार मार के घर से बाहर भगा दिया। फिर मैंने पूछा अपने बाप को कि धीमी जात क्या होती, तो बता नहीं पाया, अनपढ़ था। फिर एक दिन मैं एक जमींदार की बेटी के साथ खेलने की गलती कर बैठा। उस दिन मुझे इस लफ्ज की चंगी तरह मायने पता चलते, जिसके निशान मेरे माँ के पिंडे और मेरी माँ की चुन्नी पे हाथ भी छिपे हो। कुछ ऐसे ही था। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। मतलब आपने उस फिल्म की यादें फिर से ताज़ा कर दी, जो केसरी फिल्म है वाकई मेरे दिल के बहुत बहुत अच्छी करीब है फिल्म ये। और आपने वैसे ही जो संवाद आपने बोला, वैसे ही मुझे वो सीन भी मुझे आपका याद आ गया, क्योंकि जब आप ये संवाद बोलते हैं, बहुत आप अच्छे अभिनेता है, इसमें कोई शक नहीं है, और आप उतने अच्छे इंसान भी है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बातचीत करके। बहुत ही आप ही कहते हैं ना कि खुली किताब, जो अक्सर हम डायलॉग बोलते हैं, आप खुली किताब की तरह मुझे लगता है, क्योंकि आप जो बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं, और जो भी आप करते हैं वो दिल से करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, कैसा रहा वो, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लंबे दिनों तक आप सब लोग जो एक टीम थी, बहुत समय तक आप लोग साथ रहते होंगे, और बड़ी इंटरेस्टिंग वाक्य भी होते होंगे। और अक्षय कुमार जी के साथ कैसा था आपका एक्सपीरियंस? ऐसा रहा कि मतलब मैं आई वॉज द ओनली गाय हु बिलोंग टू यूपी अमंग ऑल 21 सिख। जी। तो इंक्लूडिंग अक्षय पाजी और जितने भी लोगों की कास्टिंग हुई थी, सब एकदम खालिस पंजाबी लोग, जिनकी दाढ़ी थी और लंबे लंबे बाल, बड़े बड़े और बाकायदा पगड़ी वाले लोग, जिनकी जबान थी वो मादरे जबान जो होती है वो थी पंजाबी। मैं सिर्फ एक ऐसा आदमी हिंदी भाषी। हाँ। तो उस चक्कर में मेरी पंजाबी सही हो गई। क्या बात है। हाँ, तो 6 महीने इन लोगों के साथ गुजारे और वो मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। मतलब सबसे मजेदार दिन। और अक्षय कुमार साहब तो जो है उनके बारे में क्या ही कहूँ मैं, वो बहुत मस्त आदमी है, बहुत ही जोक मारते रहते थे, हम लोगों को हंसाते रहते थे, क्योंकि हम लोग गांव से थे। मतलब जो भी सरदार तो बने हुए थे बाकी लोग, तो उनको कंफर्ट जोन में लाने के लिए वो जोक बनाते थे, गेम्स खेलते थे लोग के साथ। तो मतलब ये कह सकते हैं कि फिल्म में जिस तरह से वो आपके सेनापति बने हुए थे आपके ट्रुप के, तो शूटिंग के समय भी वो आपको बिल्कुल सबको एक लीडर की तरह साथ लेके चलते थे, और एक सीनियर की तरह आप सब लोगों को कंफर्ट महसूस करवाते थे, ताकि बेहतर एक्टिंग हो सके, एक बेहतर फिल्म बन सके। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, हमको पता चला कि आप गाना भी गाते हैं, गुनगुनाते भी हैं, तो अगर केसरी फिल्म का कोई अगर आप गाना गुनगुनाते तो हमारे दर्शकों को बड़ा अच्छा लगेगा। भाई साहब, मैं ना गाता था पहले जी। और अब मुझे गाने में बहुत झिझक होती, क्योंकि गाना या कोई भी आर्ट जो है वो बड़ी बड़ी प्रैक्टिस वाला, बड़े रियाज वाला। लेकिन देखिए, मैं यहाँ पर आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा, क्योंकि आपने कहा था कि आप बहुत डर रहे थे शूटिंग के समय, लेकिन जैसे एक्शन हुआ था आपने बड़ी अच्छी एक्टिंग की, तो हमें पता है कि जब आप गाएंगे तो आप बहुत अच्छा गाएंगे आप। हाँ, बेटा एक मिनट में आ रहा हूँ बात। मेरे बेटे को अभी एक अंग्रेजी गाना बड़ा पसंद है जी, तो वो मैं आपको सुना देता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अंग्रेजी सुन लेते हैं। वो बड़ी बीट्स वाला गाना है, वो किसी को भी पसंद आता है। उसमें समझ में आए अंग्रेजी या ना आए, बात नहीं, बस जी, आनंद आना चाहिए बस। कैसे वो ओ आए 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 I'm in love with the body.
Club is in a good place to find a lover, so the bar is where I go. ये गाता हूँ. Club is in a good place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then talk slow. Come over and start a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, start put when I'm in and I just stopped and then we started dance. Now I'm singing like, girl, you know, I love the dirty like me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. कुछ ऐसा. बहुत बढ़िया. सबसे खास बात ये कि आपको ये सारे आपको शब्द याद भी है, क्योंकि मैं तो बोलूँ तो मुझे तो इंग्लिश के एक भी गाने याद नहीं है मेरे को. मैं बस ऐसे ही अगर एक दो शब्द के बाद मेरे मुंह से तीसरे चौथे शब्द निकलता नहीं है, लेकिन आपने तो पूरा 2 लाइन आपने गा दिया. अच्छा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि एक हिंदी गाना भी हो जाए प्लीज, कोई सा. अगर फिल्म केसरी का हो जाएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा. हाँ, एक गाना मैं एक टाइम बहुत गाया करता था. बिल्कुल रियाज में नहीं हूँ, तो कुछ गलत हो जाए तो मुझे माफ नहीं नहीं, देखिए यहाँ पर वैसे भी कोई सिंगिंग कंपटीशन चल भी नहीं रहा. हाँ. जब से गाए मोरी लीना खबरिया, छूटा पन घट फूटी गगरिया, तू ना लागे सज्जन बिन दे, ओ सुना लागे सजन बिन दे, मैं क्या करूँ सावन को, मोर सैया तो है परदेस. बहुत अच्छा गाते हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है. अच्छा, लेकिन मैं फिर से यहाँ से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि केसरी फिल्म का भी एक जो गाना है, खासकर जो तेरी मिट्टी, उसके 2-3 लाइन तो आपको जरूर याद होंगे, तो प्लीज वो 2-3 लाइन जरूर आप भूल जाता हूँ कि मैंने क्या किया. जो भी आपको याद हो, लेकिन मेरी तहे दिल से वो मैं सुनना चाहता हूँ. बड़ा खूबसूरत गाना है वो. भाई साहब, अगर मैं सिर्फ धुन गा दूंगा, क्योंकि लिरिक्स में फंस जाता हूँ. कोई बात नहीं, देखिए कोई बात नहीं, मुझे पता है आप जो भी बोलेंगे यार, लिरिक्स ऊपर नीचे भी करेंगे तब भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सुन चुके हैं, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है. अरे थैंक यू सो मच. हाँ. आप ना ये एंकरिंग छोड़ के आप कास्टिंग करने लगे, तो आप मुझे बहुत पसंद है, तो आप मेरी हर जगह कास्टिंग करवा दिया करें. चलिए, आपने बोला है तो इस तरफ ध्यान दूंगा मैं. हाँ, मतलब उसमें अच्छा करियर है बहुत, मतलब आप अच्छा कर सकते हैं. चलिए जी. धुन है. वैसे आप माफ कीजिएगा, नहीं जा रहा है. नहीं, मुझे लग रहा है आप गा सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं कैसे उनको. नहीं, मुझे एक तो ये बड़ा देशभक्ति वाला गाना है, और इसमें अगर लिरिक्स थोड़े भी आगे पीछे हो गए तो गलत बात हो जाएगी, इसलिए मैं. चलिए कोई बात नहीं, चलिए मैं लेकिन कोई दूसरा गाना तो आप गुनगुनाइए. आप इतना खूबसूरत गाते हैं, हमारे दर्शकों को एक आध और आपकी सुमधुर आवाज सुनने का मौका मिले. अभी कोई एड आ रहा था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा. उसको बोलते बहरे कदीर. हाँ. वो नौतन की शैली में गाना होता है. वो कुछ यूं होता है कि ये ख्वाहिश है तू मुझे देखा करे. वाह. ख्वाहिश क्या है? हाँ, मुझे देखा. ये ख्वाहिश है तू मुझे देखा करे, और मेरी जान मैं तुझको देखा करूं. ये ख्वाहिश है तू मुझे देखा करे. वाह. ये ऐड है, कितने अच्छे से ऐड बनते हैं. लेकिन बहुत अच्छा. देखिए, मैं तो आपसे जरूर एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप इतना खूबसूरत भी गाते हैं, आप इतने अच्छे एक्टर भी हैं, तो अपना यूट्यूब चैनल आप खोलिए, उसमें कुछ कभी कभी बीच में हफ्ते में एक आध दिन जरा कुछ गाने दर्शकों को सुनाइए, तो हम भी जरा सुनेंगे, दर्शकों को भी आपकी जो डिफरेंट किस्म की आवाज है उसका आनंद मिलेगा उनको भी. अरे भाई साहब, थैंक यू सो मच. आपने मतलब मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया. मैं जरूर मैं सोचूंगा. प्लीज प्लीज प्लीज. चलिए, समय बहुत कम है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो एक वाकया मैं चाहूंगा जरा उसके ऊपर भी आप रोशनी डालिए कि स्ट्रगल के समय उस वक्त थोड़ी पैसे की समस्या थी आपके पास, तो मुश्किल से 5 रुपए थे आपके पास. बहुत पुरानी बात है जी, बहुत पुरानी बात है. तो आप बड़े कश्मकश में थे, आपको भूख भी लग रही थी और आपको कहीं जाना भी था, तो फिर उस कश्मकश से आप कैसे निकले
आपने क्या डिसाइड किया, जहां आपको जाना है वहां जाना था कि फिर आपने पहले खाना खाया? कैसे फिर आपने उस 5 रुपए को मैनेज किया आपने? वो 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 दिन बड़ा खूबसूरत हुआ करते, वो मतलब ये भी बहुत अच्छे दिन है जी। जो आज है, मगर वो दिन, उन दिनों की वजह से आज मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ वो है। तो उन दिनों ने बहुत सिखाया। हुआ यूं था कि पैसे की किल्लत तो होती थी, मतलब ये अप्स एंड डाउन्स आते थे। तो एक बार ये हुआ कि जेब में पैसे एकदम खत्म हो गए। काम कर रहा था मगर काम के पैसे अक्सर हमें 3 महीने बाद मिलते हैं, या उस वक्त तो कई बार और भी लेट हो जाया करते थे। जी। तो एक बार 5 रुपए जेब में पड़े हुए थे और मुझे अंधेरी से जाना था कांदीवली जी। और भूख लग रही थी बहुत तेज। तो खुशबू आई, भूखे आदमी को खिड़की दरवाजे पे पापड़ नजर आते हैं। बिल्कुल। तो खुशबू आई तो मैंने देखा छन रहे थे गरम गरम वड़ा पाव। तो मैंने कहा यार अब एक ही काम कर सकते, उस समय में 5 रुपए का वड़ा पाव मिलता था। तो 5 रुपए का वड़ा पाव खा लूं, पैदल जाऊं या बस पकड़ के वहां जाऊं। तो मैंने सोचा पहुंच तो मैं वैसे भी जाऊंगा, तो भूख मिटा लेता हूं। जी। तो 5 रुपए का मैंने वड़ा पाव खाया जी। और पैदल चला गया कांदीवली। बिल्कुल, वाकई बहुत ही स्ट्रगल भरी लाइफ आपकी रही है, लेकिन उसके बाद फिर जो एक मुकाम आपने हासिल किया है, वो मुकाम का जो फिर एक खूबसूरती है वो बिल्कुल और निखर के सामने आती है। इसलिए आप एक बहुत अच्छा अभिनेता भी हैं और बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा। राकेश जी, बहुत अच्छा लग रहा था आपसे बात करके, लेकिन समय कम है, नहीं तो आपसे और चर्चा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता राकेश शर्मा से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।